नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। कौशल देश एक समृद्ध राज्य था जिस पर राजा भानु प्रताप और रानी कौशल्या का शासन था। यह विशाल साम्राज्य अपनी बहादुरी, वैभव और न्यायप्रिय राजा के लिए जाना जाता था। राजा और रानी की इकलौती संतान राजकुमारी सत्यभामा थी। सत्यभामा अद्वितीय सौंदर्य से संपन्न थी। उसकी झील जैसी गहरी आंखें, काले बादलों जैसे घने बाल और गुलाब जैसे होंठ उसे अप्सरा का रूप देते थे। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और दिल की कोमल भी थी। वह लोगों के कल्याण के बारे में सोचती थी और हमेशा आम लोगों के सुख दुख में शामिल होना चाहती थी। एक दिन राजकुमारी सत्यभामा ने महल की ऊंची दीवारों से बाहर जाने का फैसला किया। वह जानना चाहती थी कि उसके पिता का राज्य कैसा है, लोग कैसे हैं और वे किस तरह का जीवन जीते हैं। तरह तरह की वस्तुएं बिक रही थीं, सुगंधित मसाले, सुंदर वस्त्र, रंग बिरंगे आभूषण और मिठाइयां। लेकिन इन सब के अलावा अनन्या का ध्यान खेत के किनारे बैठे एक युवक पर गया। वह युवक किसान का बेटा धर्मवीर था। धर्मवीर का रंग वीर था, सांवला था, लेकिन वह बेहद आकर्षक था। उसकी आंखें गहरी और शरीर मजबूत था, मानो समुद्र की लहरों से जूझने का उसमें जन्मजात स्वभाव हो। धर्मवीर अपने खेत के पास बैठा था कि अचानक उसकी नजर राजकुमारी सत्यभामा पर पड़ी। वह चौंक गया। उसने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। उसके वस्त्र राजसी थे, लेकिन उसकी आंखों में स्नेह और कोमलता थी। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं। इस पल ने जैसे समय की गति रोक दी हो। पहली बार सत्यभामा ने किसी की आंखों में ऐसा प्रेम देखा जो निस्वार्थ था। इसके बाद सत्यभामा प्रतिदिन नगर भ्रमण के बहाने धर्मवीर से मिलने लगी। दोनों घंटों बातें करते। राजकुमारी सत्यभामा महल की दीवारों के भीतर की दुनिया का वर्णन करती और धर्मवीर उसे गांव की कहानियां सुनाता। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। सत्यभामा जानती थी कि एक किसान के बेटे से प्यार करना उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन धर्मवीर के लिए उसका प्यार किसी भी राजसी बंधन से ज्यादा कीमती था। समय बीतता गया और महल के गुप्तचरों ने राजा भानुप्रताप को सूचना दी कि राजकुमारी सत्यभामा अक्सर एक किसान के लड़के से मिलने जाती है। यह सुनकर राजा भानुप्रताप क्रोधित हो गए। एक किसान के बेटे से प्रेम करना असंभव है। यह हमारी राजसी मर्यादा के विरुद्ध है। रानी कौशल्या ने राजकुमारी को समझाने की भी कोशिश की कि बेटी, तुम समझ नहीं रही हो। हम राजघराने से हैं और वह एक साधारण किसान का बेटा है। यह प्रेम टिक नहीं सकता। लेकिन सत्यभामा ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। मां, प्रेम किसी जाति, कुल या समाज की सीमाओं से बंधा नहीं होता। धर्मवीर के प्रति मेरा प्रेम सच्चा है और मैं उसे नहीं छोड़ सकती। इसके बाद राजा भानुप्रताप ने कड़ा निर्णय लेते हुए कहा कि धर्मवीर को महल में बुलाकर दंड दिया जाए। राजा के सैनिक धर्मवीर को घसीटकर महल में ले गए। वह एक साधारण युवक था, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी भय नहीं था। राजा भानु प्रताप सिंहासन पर बैठे थे। राजा बोले, तुम्हें पता है तुमने क्या अपराध किया है? धर्मवीर शांत था। वह बोला, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है महाराज। राजा की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह बोले, एक राजकुमारी का प्रेम पाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी सजा मृत्यु है। महल में सन्नाटा छा गया। सत्यभामा चिल्लाई, नहीं पिताजी, ऐसा मत करो। धर्मवीर निर्दोष है। पर निर्णय अटल था। सैनिकों को आदेश दिया गया कि धर्मवीर को दंड दिया जाए, उसे जंगल में ले जाकर फांसी दे दी जाए। सत्यभामा रोती रही, पर राजा रानी टस से मस नहीं हुए। रात के अंधेरे में सैनिक धर्मवीर को जंगल में ले गए। एक सैनिक ने कहा, यह तुम्हारा आखिरी समय है धर्मवीर। धर्मवीर ने प्रतिरोध नहीं किया। उसने आखिरी बार आकाश की ओर देखा, मानो ईश्वर से मिलना चाहता हो। रस्सी उसके गले में डाल दी गई। एक झटके में धर्मवीर का शरीर झूर गया। सैनिकों ने उसके शरीर को नदी किनारे एक जंगल में फेंक दिया और महल में लौट आए। यह जंगल रहस्यमय था। यहाँ एक अदृश्य ऋषि रहते थे जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। अगले दिन जब ऋषि नदी में स्नान करने आए तो उन्होंने धर्मवीर का शव देखा। यह बालक निर्दोष है। इसका समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और धर्मवीर के शव पर हाथ रख दिया। उन्होंने एक मंत्र का जाप किया। धर्मवीर की उंगलियां हिलीं और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। वह जीवित हो उठा, लेकिन ऋषि के चेहरे पर गंभीरता थी। ऋषि बोले, बेटा, तुम्हारी मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अब धर्मवीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। वह चलने लगा, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर था। उसने चारों ओर देखा। रात हो चुकी थी। दूर जंगल की झाड़ियों से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वह जीवित था। उसकी यादें एकदम ताजा थीं। राजा भानु प्रताप का गुस्सा,
महल में उसे मिली सजा, सैनिकों द्वारा उसे जंगल में ले जाना और फिर रस्सी का कसना। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने अपनी आखिरी सांस ले ली थी, लेकिन फिर भी वह अभी जीवित था। उसके सामने एक ऋषि खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो उनमें हजारों रहस्यों की गहराई छिपी हो। उसके लंबे लंबे जटाएं थीं और शरीर पर केवल गेरुए रंग के वस्त्र थे। धर्मवीर हतलाते हुए बोला, मैं तो मर चुका था, फिर यहां कैसे हूं? ऋषि मुस्कुराया, बेटा, यह दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी तुम इसे देख रहे हो। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में राजा महाराजा भी नहीं जानते। ऋषि ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कोई साधारण तपस्वी नहीं हूं। यह वन वर्षों की मेरी तपस्या का स्थान है। दुनिया मुझे नहीं देख सकती, लेकिन केवल वे ही मुझे देख सकते हैं जिनके पास महान भाग्य है। तुम्हारा भाग्य तुम्हें यहां तक ले आया है, लेकिन यह प्रश्न पूछने का समय है नहीं, बल्कि अपना भविष्य जानने का है। धर्मवीर ध्यान से सुन रहा था। ऋषि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राजा भानुप्रताप ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन यह सब सिर्फ तुम्हारे प्रेम की सजा नहीं थी। तुम्हारे अतीत में कुछ रहस्य छिपे हैं जो तुम्हारे वर्तमान जीवन से संबंधित हैं। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक धर्मवीर के सामने एक रहस्यमय दृश्य प्रकट हुआ। वह दृश्य किसी अन्य युग का लग रहा था। एक विशाल युद्ध क्षेत्र था जहां दो सेनाएं आपस में लड़ रही थीं। अचानक धर्मवीर ने देखा कि वह स्वयं उस युद्ध में एक योद्धा के रूप में लड़ रहा था। उसके हाथ में तलवार थी और वह बहादुरी से दुश्मनों का सामना कर रहा था। तभी एक राजसेना घोड़े पर आया और धोखे से धर्मवीर को मार डाला। जैसे ही तलवार धर्मवीर के हृदय में घुसी, दृश्य समाप्त हो गया। धर्मवीर घबरा गए और बोले, यह क्या था? यह मैं था, पर मैंने कभी युद्ध नहीं किया। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यह तुम्हारा पिछला जन्म था। उस युद्ध में तुमने राजा भानुप्रताप के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। उसने तुम्हें अपना शत्रु समझा और उसी ने तुम्हें मरवा दिया। पर नियति का चक्र तो देखो, तुमने अपने नए जन्म में उनकी बेटी से प्रेम किया। यह पुनर्जन्म का खेल है। धर्मवीर समझ गया कि राजा भानु प्रताप उससे इतनी नफरत क्यों करता था। यह सिर्फ उसकी जाति के कारण नहीं था, बल्कि यह पिछले जन्म की दुश्मनी का नतीजा था। लेकिन अब सवाल था कि आगे क्या? ऋषि ने कहा, यदि तुम अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो तुम्हें बल, बुद्धि और नीति का सहारा लेना होगा। राजा भानु प्रताप सोचता है कि उसने तुम्हें मार दिया है, लेकिन वह नहीं जानता कि मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम्हें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी और अपने न्याय के लिए लड़ना होगा। धर्मवीर की आंखों में अब केवल एक ही चीज थी, अपने प्रेमिका से मिलना। मुझे रास्ता दिखाओ गुरुदेव, मैं अपनी प्रेमिका को वापस पाना चाहता हूं। ऋषि मुस्कुराए, ऐसा होना ही था, लेकिन याद रखना यह रास्ता कठिन होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? धर्मवीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। ऋषि ने उसे एक विशेष मंत्र दिया और कहा, यह मंत्र तुम्हारे शरीर को शक्तिशाली बना देगा, लेकिन याद रखना, इस शक्ति का उपयोग केवल न्याय के लिए करना। धर्मवीर ने ऋषि से मंत्र स्वीकार कर लिया। मंत्र का जाप करते ही उसे अपने शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। अब उसका एकमात्र लक्ष्य महल में वापस लौटना था, प्रेमिका से मिलना था। इसके बाद जैसे ही धर्मवीर के शरीर में वह अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित हुई, उसे लगा कि उसके अंदर अपार शक्ति भर रही है। उसकी मांसपेशियां पहले से ज्यादा मजबूत महसूस हो रही थीं। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसका आत्मविश्वास दोगुना हो गया था। अब वह सिर्फ एक साधारण किसान का बेटा नहीं था, वह एक ऐसा योद्धा बन गया था जिसे नियति ने एक बड़े उद्देश्य के लिए चुना था। ऋषि ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, लेकिन याद रखना, यह केवल तुम्हारा भाग्य नहीं है, बल्कि तुम्हारे भाग्य नहीं है बल्कि का पुनर्लेखन भी है। राजा भानुप्रताप को अभी इस बात का एहसास नहीं है कि जिसे उन्होंने मरवाया था वह अब और भी अधिक शक्तिशाली होकर लौटेगा। धर्मवीर ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, मुझे सबसे पहले अपनी नई पहचान बनानी होगी, अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे राजा के महल में प्रवेश करना होगा, लेकिन किसी दूसरे रूप में। इसके बाद महल में प्रवेश करने के लिए उसे नया रूप धारण करना होगा ताकि कोई उसे पहचान ना सके। ऋषि मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें योद्धा बनना ही होगा, लेकिन तुम्हें ऐसा नाम चाहिए जो तुम्हारी पहचान छिपाकर तुम्हें नया जीवन दे सके। धर्मवीर ने कुछ देर सोचा और फिर दृढ़ स्वर में कहा, आज से मेरा नाम धर्मवीर नहीं बल्कि विक्रम होगा। ऋषि ने सिर हिलाया, अच्छा नाम है। तुम महल में विक्रम के नाम से ही प्रवेश करोगे, लेकिन योद्धा बनने के लिए सिर्फ नाम बदलना ही काफी नहीं है, तुम्हें अपना युद्ध कौशल भी सुधारना होगा। ऋषि धर्मवीर को जंगल में एक गुप्त स्थान पर ले गए और युद्ध कला सिखाने लगे। धर्मवीर ने उसे तलवारबाजी की अद्भुत कला सिखाई। धर्मवीर पहले 1,
किसान था, लेकिन अब वह एक अचूक और घातक योद्धा बन रहा था। ऋषि ने उसे ध्यान और संयम का अभ्यास कराया ताकि वह किसी भी स्थिति में अपने क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण रख सके। अदृश्य होने की शक्ति। ऋषि ने उसे एक रहस्यमयी मंत्र दिया जिससे वह कुछ समय के लिए अपनी उपस्थिति को छिपा सकता था। यह शक्ति उसे महल में प्रवेश करने में मदद कर सकती थी। रात में देखने की शक्ति। यह शक्ति उसे अंधेरे में भी दुश्मनों का पता लगाने की क्षमता देती थी। 6 महीने के कठोर प्रशिक्षण के बाद धर्मवीर अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब सिर्फ धर्मवीर प्रेमी नहीं बल्कि योद्धा बन गया था जो अपने प्यार और न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अब उसके लिए महल में प्रवेश करने का समय आ गया था, लेकिन सवाल यह था कि वह वहां कैसे जाएगा। ऋषि ने कहा कि राजा भानुप्रताप को एक नए सेनापति की आवश्यकता है। तुम अपने युद्ध कौशल से खुद को एक अज्ञात योद्धा के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। धर्मवीर ऋषि की बात समझ गया। अब वह एक अज्ञात योद्धा के रूप में महल में जाएगा और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। राज्य के कई हिस्सों में घोषणा हो गई कि कौशल देश को एक नए सेनापति की आवश्यकता है। धर्मवीर जंगल से साधु से आशीर्वाद लेकर कौशल देश की तरफ निकल पड़ा और वहां पहुंचने के बाद उसने राजा भानुप्रताप से विनती की कि मैं एक कुशल योद्धा के रूप में आपको साबित करके दिखाऊंगा। राजा भानुप्रताप बोले कि उससे पहले तुम्हें हमारे सबसे कुशल योद्धा के साथ युद्ध करना होगा। धर्मवीर ने कहा, मैं इसके लिए राजी हूं। थोड़ी देर बाद राजा भानुप्रताप के सबसे कुशल योद्धा को धर्मवीर के सामने प्रस्तुत किया गया और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें धर्मवीर ने उसे महान योद्धा को परास्त कर दिया। राजा भानुप्रताप उसकी ताकत देखकर प्रभावित हुए और उसे अपने विशेष सुरक्षा दल में शामिल कर लिया। अब धर्मवीर, जिसे कुछ समय पहले राजा के आदेश पर मृत घोषित कर दिया गया था, अब उसके खास लोगों में से एक बन चुका था। दूसरी ओर धर्मवीर, जो अब विक्रम के नाम से जाना जाता था, राजा भानुप्रताप के विशेष सुरक्षा दल का हिस्सा बन चुका था। अब वह रोज महल में प्रवेश करता, महल के हर कोने को ध्यान से देखता, सैनिकों की गतिविधियों को समझता और धीरे धीरे अपने असली लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। लेकिन उसकी सबसे कठिन परीक्षा अब उसके सामने थी। उसे राजकुमारी सत्यभामा का सामना करना था। एक दिन राजा भानुप्रताप ने अपने सभी रक्षकों को महल के बगीचे में तैनात होने का आदेश दिया क्योंकि राजकुमारी सत्यभामा वहां टहलने के लिए आने वाली थी। यह सुनते ही धर्मवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। धर्मवीर मन ही मन सोचने लगा, मैं उसे इतने दिनों के बाद देखूंगा, क्या वह मुझे पहचान पाएगी? उसने अपना चेहरा आधा ढक रखा था और अब उसकी आंखों में मासूमियत नहीं बल्कि एक योद्धा का दृढ़ संकल्प था। राजकुमारी सत्यभामा, जो कभी हंसमुख और चंचल थी, अब गहरी उदासी में डूबी हुई थी। धर्मवीर की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह बदल गई थी। उसका चेहरा मुरझा जाता था, उसकी आंखों में एक अधूरापन झलक रहा था। बगीचे में आते ही उसके चारों ओर पहरेदार तैनात थे। धर्मवीर भी दूसरे पहरेदारों की तरह खड़ा था, पर उसका मन विचलित था। चलते चलते राजकुमारी ने अचानक धर्मवीर की ओर देखा। कुछ पलों के लिए उसकी नजरें उसी पर टिकी रहीं। यह अजीब क्यों लग रहा है? राजकुमारी ने मन ही मन सोचा। वह कुछ कदम आगे बढ़ी पर फिर रुक गई। मैंने भी कहीं इस सिपाही की ये आंखें देखी हैं। धर्मवीर ने नजरें नीची कर लीं। वह नहीं चाहता था कि सत्यभामा को शक हो जाए। अगले दिन राजा भानुप्रताप ने धर्मवीर को राजकुमारी के निजी अंगरक्षकों में शामिल कर लिया। अब धर्मवीर हर जगह राजकुमारी के इर्द गिर्द रहता था, पर अपनी पहचान बताए बिना। एक शाम जब राजकुमारी सत्यभामा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी तो उसने धर्मवीर को देखा। उसने अचानक पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? धर्मवीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, राजकुमारी, मेरा नाम विक्रम है। मैं आपका नया अंगरक्षक हूं। राजकुमारी सत्यभामा कुछ देर तक उसे देखती रही। वह बोली, तुम मुझे जाने पहचाने लगते हो। हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। विक्रम की धड़कनें बढ़ गईं, पर वह शांत स्वर में बोला, नहीं राजकुमारी, मैं एक साधारण योद्धा हूं जो आपकी रक्षा के लिए यहां आया हूं। सत्यभामा को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब राजकुमारी हर रोज धर्मवीर पर नजर रखने लगी। जब वह बात करता था, जब वह तलवार चलाता था, जब वह महल में घूमता था, हर बार उसे एक अजीब सी अनुभूति होती थी। यह कोई साधारण योद्धा नहीं है। उसकी चाल, उसकी आंखें, सब मुझे धर्मवीर की याद दिलाती हैं। एक रात जब सभी सैनिक अपने अपने कमरों में थे, सत्यभामा महल के पुस्तकालय में गई और कुछ पुराने दस्तावेज देखने लगी। वहां उसे कुछ गुप्त दस्तावेज मिले जिनमें धर्मवीर की जंगल में मृत्यु का उल्लेख था। लेकिन जब उसने सैनिकों की रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें एक रहस्यमयी बात लिखी थी। सैनिकों ने धर्मवीर को फांसी पर लटका दिया और उसे नदी में फेंक दिया। लेकिन जब अगली सुबह राजा के जासूस वहां गए और धर्मवीर का शव ढूंढने की कोशिश की तो वह वहां नहीं था। कागज सत्यभामा के हाथ से गिर गया।
राजकुमारी सत्यभामा सोचने लगी, तो क्या धर्मवीर मरा नहीं था? अगले दिन सत्यभामा ने धर्मवीर को महल के मैदान में बुलाया और बोली, मैं तुमसे युद्ध करना चाहती हूं। उसने तलवार उठाते हुए कहा। धर्मवीर को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने तलवार निकाल ली। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, राजकुमारी सत्यभामा ने अचानक एक चाल चली जो वह हमेशा धर्मवीर के साथ अभ्यास में चलती थी। धर्मवीर ने आसानी से उस चाल को रोक दिया। सत्यभामा की आंखें चौड़ी हो गईं। इस हरकत को सिर्फ एक ही व्यक्ति रोक सकता था, वह था धर्मवीर। धर्मवीर कुछ नहीं बोला, लेकिन अब राजकुमारी सत्यभामा को पूरा यकीन हो गया था कि यह वही है, उसका प्यार, उसका धर्मवीर। राजकुमारी सत्यभामा की सांसें तेज हो गई थीं। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों दिख रही थीं। वह बोली, तो ये सच है, धर्मवीर मरा नहीं था, वो मेरे सामने खड़ा है। पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो जानती थी कि अगर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी तो महल में मौजूद दूसरे सैनिकों को शक हो सकता है। वह धर्मवीर से बोली, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, विक्रम, या मुझे धर्मवीर कहना चाहिए। अब धर्मवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सत्यभामा इतनी जल्दी उसकी असली पहचान जान जाएगी। उसने बिना घबराए जवाब दिया, राजकुमारी, आप भ्रमित हैं, मैं सिर्फ एक साधारण योद्धा हूं। सत्यभामा मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में आंसू थे। सत्यभामा बोली, मैं भ्रमित नहीं हूं धर्मवीर, आपका वार, आपकी आंखें, आपके चलने का तरीका, सब कुछ एक जैसा है। आप झूठ नहीं बोल सकते। धर्मवीर ने कुछ नहीं कहा। सत्यभामा बोली, सच बताओ, तुम यहां क्यों आए हो? क्या ये कोई बदला लेने की योजना है? धर्मवीर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूं, तो क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे? सत्यभामा की आंखों से एक आंसू गिर गया। मुझे कुछ नहीं पता धर्मवीर, मैं तो बस जान लो कि तुम मेरे सामने हो, तुम जीवित हो, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन अब हमें बहुत संभल कर चलना होगा। अगर पिताजी को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो वो तुम्हें फिर से मरवा देंगे। यह सब सुनकर धर्मवीर से भी नहीं रहा गया और उसने कहा कि मैं वही हूं जिसे तुम्हारे पिताजी ने मरवा दिया था। उसके बाद दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उसी रात राजा भानु प्रताप अपने मंत्रियों के साथ धर्मवीर के साथ एक गुप्त बैठक कर रहे थे। उन्होंने सुना था कि पड़ोसी राज्य के राजा जयसिंह उनके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। राजा बोले, हमें एक शक्तिशाली योद्धा चाहिए जो हमारे राज्य की रक्षा कर सके। राजा ने कहा। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, नया सेनापति विक्रम बहुत शक्तिशाली योद्धा है, वह अकेले ही कई सैनिकों को हरा सकता है। राजा ने सिर हिला दिया, उसे बुलाओ, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अगले दिन धर्मवीर को दरबार में बुलाया गया। उसे देखते ही राजा भानु प्रताप ने कहा, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद योद्धा हो, तुम्हें राज्य का प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है। अब धर्मवीर का महल में रहना और भी महत्वपूर्ण हो गया था, लेकिन उसके सामने कई नए सवाल खड़े हो गए थे। इधर महल में बदलाव की आहट गूंजने लगी थी। धर्मवीर अब राजा के सबसे महत्वपूर्ण सेनापति के रूप में स्थापित हो चुका था, लेकिन उसका दिल हमेशा राजकुमारी सत्यभामा में बसता था। वह जानता था कि अब महल में अपनी पहचान और उद्देश्य को छिपाना और भी मुश्किल हो जाएगा। उसके सामने एक कठिन चुनौती थी। क्या वह अपनी असली पहचान बताएगा या नहीं? अपने प्यार के लिए ये झूठ क्यों छुपाए रखे? राजकुमारी सत्यभामा भी अब काफी बदलाव महसूस कर रही थी। उसे पता चल चुका था कि धर्मवीर जिंदा है और महल में सेनापति के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से छिपा रखा था। उसे ये समझने में वक्त लग रहा था कि युद्ध और धोखे का ये खेल सिर्फ उसकी निजी खुशी से कहीं बड़ा था। अब ये सिर्फ उनके प्यार का मामला नहीं था, ये पूरे राज्य की सुरक्षा और भविष्य का सवाल था। वो हर दिन धर्मवीर को एक सैनिक के तौर पर देखती थी और उसके लिए अपने दिल को दबाने की कोशिश करती, लेकिन उसके दिल में अभी भी वो प्यार और दर्द था जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ता था। क्या वो धर्मवीर के साथ अपना भविष्य देख पाएगी? क्या वो अपने पिता के खिलाफ जाएगी? राज्य की सीमा पर जयसिंह की सेना के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वो किसी भी कीमत पर राजा भानु प्रताप के राज्य को हड़पने की योजना बना रहा था। राजा ने महल के अंदर कई नए सुरक्षा उपाय किए थे और सभी सैनिकों को पूरी तरह तैयार रहने का आदेश दिया था। एक दिन राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को बुलाया और कहा कि जयसिंह की सेना कभी भी हम पर हमला कर सकती है, हमें अपनी रणनीति तुरंत तैयार करनी होगी। मैं विक्रम को हमारी अंतिम रक्षा पंक्ति पर तैनात करूंगा। सेनापति ने सिर झुकाकर कहा कि महाराज, विक्रम की क्षमताओं को देखते हुए उसे हमारी सबसे खतरनाक सेना का हिस्सा बनाना होगा। हमें उम्मीद है, लेकिन राजा को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि विक्रम पर भरोसा किया जा सकता है। दरबार में कुछ मंत्रियों और विश्वस्त सैनिकों को संदेह था। उन्हें लगा कि विक्रम का व्यवहार असामान्य है और वह पूरी सच्चाई नहीं जान पा रहा है। राजा ने उनकी बातों को भी हल्के में नहीं लिया। राजकुमारी सत्यभामा का मौन अब समाप्त हो चुका था।
उसने अपनी माँ, जो रानी कौशल्या थीं, से गहरी बातचीत की। माँ, मैं आपको धर्मवीर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वह मरा नहीं है, वह हमारे बीच है। रानी चौंक गई और बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? धर्मवीर का नाम भी मत लो। अगर राजा को इस बारे में पता चला तो तुम दोनों का जीवन समाप्त हो जाएगा। राजकुमारी ने दृढ़ दृष्टि से कहा, माँ, मुझे सच्चाई पता चल रही है। धर्मवीर जीवित है और वह हमारे लिए लड़ रहा है। रानी ने सिर झुका लिया। वह समझ गई थी कि राजकुमारी का दिल अब उस लड़के में बसता है, लेकिन वह जानती थी कि अगर यह सच्चाई सामने आ गई तो पूरे राज्य में दंगे और अशांति फैल सकती है। राजकुमारी सत्यभामा ने निश्चय किया कि राजा से यह बात छिपा पाएगी। विक्रम भी डर रहा था। वह जानता था कि अगर राजा को पता चल गया कि वह कोई साधारण सैनिक नहीं बल्कि राजकुमारी का प्रेमी है तो वह मारा जाएगा। पर उसका दिल कह रहा था कि यही मौका है जब उसे अपनी पहचान और प्यार दुनिया के सामने उजागर करना है। अब युद्ध की घड़ी करीब आ गई थी। धर्मवीर को अपनी पहचान छिपाते हुए महल और राज्य की रक्षा करनी थी, लेकिन क्या वह राजकुमारी सत्यभामा के साथ मिलकर अपने प्यार को बचा पाएगा और अपनी नियति का सामना कर पाएगा? राजा भानु प्रताप ने आदेश दिया कि महल के हर सैनिक को युद्ध के लिए तैयार रहें। युद्ध शुरू होने से पहले वे धर्मवीर से मिले और कहा, विक्रम, इस युद्ध में तुम्हारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम राज्य की रक्षा करोगे। धर्मवीर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। इधर राज्य की सीमाएं जयसिंह की सेना के करीब थीं और सभी को युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। राजा भानु प्रताप के आदेशानुसार महल और राज्य की सुरक्षा का पूरा दायित्व धर्मवीर पर था। यद्यपि अब उसकी पहचान एक छुपे हुए प्रेमी से एक बहादुर सेनापति के रूप में बदल चुकी थी, लेकिन एक सवाल उसे हर कदम पर परेशान करता था। क्या वह अपने प्रेम और राज्य की रक्षा कर पाएगा? महल में गहरा सन्नाटा छा गया। दरबारियों, सैनिकों और मंत्रियों में सन्नाटा छा गया। उन्हें गहरी बेचैनी थी। जयसिंह की सेना कभी भी हमला कर सकती थी और राजा ने एक कठिन निर्णय ले लिया था। धर्मवीर ने राजा से कहा, महाराज, हम पर विश्वास करो। हमारा नेतृत्व इस युद्ध में निर्णायक होगा। युद्ध की योजना बनाते हुए राजा भानु प्रताप से कहा, महाराज, मैं अपनी पूरी शक्ति से राज्य की रक्षा करूंगा। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक गहरी चिंता थी। क्या उसे अपनी असली पहचान और प्यार को खुलकर प्रकट करना चाहिए या इस रूप में राज्य के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए? राजकुमारी सत्यभामा अपने कमरे में बैठी थी और उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। वह धर्मवीर के बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे यह भी समझना था कि अब उनका प्यार सिर्फ निजी मामला नहीं रह गया था। अगर वह धर्मवीर का साथ देती है तो क्या वह अपने पिता और राज्य के खिलाफ जा रही थी? रानी ने अपनी बेटी को समझाने की पूरी कोशिश की। रानी राजकुमारी से बोली, ध्यान से सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। यह समय अपने परिवार और राज्य की सुरक्षा के बारे में सोचने का है। राजकुमारी ने गहरी सांस ली। माँ, मैं जानती हूं कि मेरे पास केवल एक ही रास्ता नहीं है। मैं अपने पिता और राज्य से प्रेम करती हूं, लेकिन धर्मवीर का प्रेम मेरी पहुंच से बाहर है। मुझे निर्णय लेना है कि मैं इस प्रेम को छिपाकर राज्य की रक्षा करूंगी या सब कुछ छोड़कर धर्मवीर के पास चली जाऊंगी। राजकुमारी ने अपने दिल की बात सुनने का निर्णय लिया। उसने युद्ध से पहले धर्मवीर से मिलने का निश्चय किया। रात का समय था और महल में सभी लोग सो रहे थे। राजकुमारी चुपचाप अपने कमरे से बाहर आई और धर्मवीर से मिलने के लिए महल के एक सुदूर कोने में जाने का निर्णय लिया। तुम यहां हो? धर्मवीर ने आश्चर्य से कहा, लेकिन उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण था। राजकुमारी ने धीरे से कहा, मुझे लगा कि इस समय तुम्हें देखना महत्वपूर्ण है। यह समय हम दोनों के लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहती हूं कि क्या हम वास्तव में इस युद्ध को एक साथ लड़ सकते हैं? सत्यसेन ने गंभीरता से उत्तर दिया, सत्यभामा, इस युद्ध में हमारा साथ बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह केवल तुम्हारे और मेरे बारे में नहीं है, यह राज्य और हमारे परिवारों की रक्षा के बारे में है। राजकुमारी सत्यभामा की आंखों में आंसुओं का समंदर था। लेकिन क्या हम दोनों अपनी पहचान छिपाकर इस युद्ध को जीत सकते हैं? क्या हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए? धर्मवीर उसके आंसू देखकर बोला, मैं तुमसे वादा करता हूं, हम दोनों यह युद्ध जीतेंगे। हम एक दूसरे के साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपनी पहचान नहीं छिपाएंगे, लेकिन पहले हमें युद्ध जीतना होगा। राजकुमारी ने अपना सिर झुका दिया और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। वह जानती थी कि धर्मवीर का प्यार उसके लिए हमेशा महत्वपूर्ण था, लेकिन अब उसका प्यार राज्य की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा था। दूसरी ओर, जैसे ही सुबह हुई, जयसिंह की सेना ने राज्य की सीमाओं पर हमला कर दिया। राजा भानु प्रताप ने आदेश दिया कि धर्मवीर को मुख्य युद्ध क्षेत्र में तैनात किया जाए। राजा और महल के मंत्री सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए।
धर्मवीर ने अपनी तलवार उठाई और अपने सैनिकों को प्रोत्साहित किया और बोला, यह युद्ध सिर्फ हमारी सेना का नहीं है, यह हमारे राज्य और हमारे परिवार का है। हम सब मिलकर इस युद्ध को जीतेंगे। युद्ध का मैदान गर्म हो गया था। जयसिंह की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी, लेकिन धर्मवीर के नेतृत्व में राज्य की सेना ने बहादुरी और रणनीति के साथ जयसिंह के सैनिकों को चुनौती दी। धर्मवीर ने खुद को युद्ध के बीच में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उसकी तलवार ने एक एक सैनिक को हरा दिया, लेकिन उन्हें पता था कि यह युद्ध केवल बाहरी ताकत से नहीं बल्कि उनके दिल की ताकत से जीता जाएगा। राजकुमारी सत्यभामा ने दूर से युद्ध देखा। धर्मवीर ने अपनी पूरी ताकत से जयसिंह की सेना का सामना किया। उसकी पूरी निष्ठा अपने राज्य और अपनी प्रिय राजकुमारी के प्रति थी। युद्ध अपने चरम पर था। धर्मवीर के नेतृत्व में राज्य की सेना ने जयसिंह की सेना को जबरदस्त परास्त कर दिया था। राजा भानुप्रताप ने धर्मवीर की वीरता का सम्मान किया और कहा, तुम्हारी वीरता और निष्ठा राज्य की सच्ची विरासत बन गई है। आप हमारे राज्य के सबसे महान नायक हैं। राजकुमारी सत्यभामा ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। राजा भानुप्रताप ने खुश होकर धर्मवीर को बहुत सारे उपहार और एक महल उसे उपहार स्वरूप भेंट किया। कुछ समय बीत गया। उसके बाद एक दिन राजकुमारी सत्यभामा ने निश्चय किया कि राजा को अब अपने प्यार की सच्चाई बताने का सही वक्त आ चुका है। उसने धर्मवीर को बुलाया और राजमहल में राजा के सामने प्रस्तुत हो गए। राजा भानुप्रताप ने राजकुमारी से प्रश्न किया कि सत्यभामा, क्या बात है, तुम थोड़ी परेशान नजर आ रही हो। सत्यभामारी ने कहा, पिताजी, मैं आपसे बहुत लंबे समय से एक बात छुपा रखी है। आप पहले वादा करो कि आप क्रोधित नहीं होंगे। राजा भानुप्रताप ने कहा, राजकुमारी, ऐसा कौन सा बात है जो तुमने मुझसे छुपा रखी है। राजकुमारी सत्यभामा ने कहा, पिताजी, पहले आप वादा करें, तभी मैं इस बात को बताऊंगी। राजा बोले, अच्छा ठीक है, आप जल्दी से बताएं। तब राजकुमारी सती मां ने कहा कि पिताजी, आपने जिस मछुआरे मेरे प्रेमी धर्मवीर को मरवा दिया था वह आज भी जिंदा है। यह सुनकर राजा भानुप्रताप के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा बोले, तुम होश में तो हो? तुम क्या बोल रही हो? मेरे सैनिकों ने उसे बहुत दिन पहले जंगल में ले जाकर फांसी पर लटका दिया था। राजकुमारी सत्यभामा बोली, पिताजी, यह सच है, लेकिन नियति को यही मंजूर होगा। आज धर्मवीर जिंदा है। राजा भानुप्रताप बोले, चलो ठीक है, मान लिया धर्मवीर जिंदा है, तो बुलाओ उसको। कहाँ है? तो राजकुमारी ने कहा, वह और कहीं नहीं, हमारे राजमहल में है। इसके बाद धर्मवीर को बुलाया गया। धर्मवीर ने राजा के समक्ष आकर राजा को सारी बात बताई। ये सब सुनकर राजा भानुप्रताप ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती पर पश्चाताप है, और तुमने जो हमारे राज्य को दिया है उसके लिए मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। उसके बाद राजकुमारी सत्यभामा ने कहा कि पिताजी, पिछले जन्म में तो हम मिल नहीं पाए, कम से कम इस जन्म में तो अब हम दोनों को एक होने दीजिए। राजा भानुप्रताप ने कहा, मैं बहुत खुश हूं। ऐसा वीर योद्धा की पत्नी मेरी राजकुमारी बनेगी, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। इसके कुछ दिनों बाद राजा भानुप्रताप ने राजकुमारी सत्यभामा और धर्मवीर का विवाह कर दिया। दोस्तों, आज की कहानी एक खत्म होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं कि नई कहानी के साथ। धन्यवाद।